Hello, student. Hi. Good evening, all of you. आज आपको आज आपको प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अध्ययन करेंगे। पहले आप लोग कॉपी कलम निकाल लें। इसमें आज हम लोग 50 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जिसमें आप पहले वीडियो को पॉज करके कॉपी कलम निकाल लें और निकालने के बाद पहले हमारे बताने से पहले आप लोग ये देख लें कि हम कितना इसमें जवाब दे पाते हैं और उसके अनुसार कि 50 क्वेश्चन में आपका कितना सही होता है। आप अपना आकलन कीजिए। आपका अपना YouTube चैनल नंदलाल सर दोसुत में स्वागत है। इसी प्रकार का हम प्रत्येक चैप्टर का प्रयास करते रहेंगे क्वेश्चन लाने का। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं टाइम को बिना गंवाए बिना। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है? जो कि आप लोग सब जानते हैं कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है और वह जो होता है सो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि ये सब आप जानते हैं। चलिए, ये हो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। दूसरा कहता है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? तो याद रखिएगा कि इसमें अपरिवर्तित कहेगा तो यहाँ पर आप आवृत्ति है, तो आपका ऑप्शन आवृत्ति हो जाएगा। ये बेग, यहाँ बेग होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऑप्शन बी में बेग है, तीसरा में सी में तरंगदैर्घ्य है और इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा कि आवृत्ति जो होता है सो प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में नहीं, ये जो है बदलती है, ये फिक्स रहता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होता है। तो परावर्तन कोण का मान होता है, याद रखिएगा, ये 0 डिग्री के बराबर होता है। 0 डिग्री के ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है चौथा क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। अवतल दर्पण के सामने रखा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आपका अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। तो अवतल दर्पण में दोनों कंडीशन, वास्तविक भी बनेगा और आभासी भी बनेगा। 5 केसेस में जो है आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे और छठा केसेस में जब ऑब्जेक्ट को फोकस और ध्रुव के बीच जब रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका इसमें जो है सो सी हो जाएगा। डाईऑप्टर मात्रक है, ये याद रखिएगा, डाईऑप्टर आप लोग जानते हैं कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डाईऑप्टर होता है। आगे कहता है, धुएं के आर पार किसी दूर स्थित प्रकाश स्रोत को देखने पर उसके झिलमिल करते हुए दिखाई देने का कारण है। तो इसका याद रखना, प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है?
वह होता है। जानते हैं आप लोग कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, तो कौन सा प्रतिबिंब को कह रहा है इसमें क्वेश्चन में कि नहीं प्राप्त किया जा सकता है? तो आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समतल दर्पणों को, ये यहाँ पर क्वेश्चन है कि दो समतल दर्पणों, यहाँ पर दर्पणों होगा, दर्पणों के मध्य रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब, एक चीज याद रखिएगा, मान लिया जाए कि एक जो है प्लेन मिरर आपका ए है और दूसरा प्लेन मिरर ए है और 0 डिग्री पे, यानी इसको झुकाया गया है 0 डिग्री पे, तो इसमें इसके बीच कोई ऑब्जेक्ट अगर रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कितना दर्पण में दिखाई देगा? तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बटे थीटा, और अगर इवन आता है तो -1 करते हैं, नहीं आता है तो 0 डिग्री पर जब रखेंगे तो 360 बटे 0, इसका मान आ जाएगा इन्फिनिटिव, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे कहता है वाहनों के नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के पार्षद दर्पण में, इसका क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन है कि वाहनों के पार्श्व दर्पण में, पार्श्व मतलब जिसको साइड मिरर, पार्श्व यहाँ लिखा गया है, इसका पार्श्व होगा, पार्श्व यानी साइड मिरर दर्पण में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो ये तो आप लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्रता केंद्र से दूर स्थित वस्तु का अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। वक्रता केंद्र से दूर, वक्रता केंद्र से दूर जब बनेगा तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि वक्रता केंद्र से दूर स्थित वस्तु का अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो है सो अवतल दर्पण है, यहाँ पर हम लोग फोकस दे देंगे, इधर से जाएगा। अब कह रहा है वक्रता केंद्र से दूर स्थित वस्तु का अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा। पहला वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु के मध्य, यही हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर जो है, अनंत दूरी पर, और इनमें से कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन जो होगा सो बी हो जाएगा। वक्रता केंद्र और यहाँ पर वक्रता केंद्र होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे फोकस होंगे, इसी के जो है वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु के मध्य में जो है सो आपका इसका प्रतिबिंब बनेगा। 6 केसेस हम पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आगे कहता है, समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दुगनी दूरी पर, आधी दूरी पर, वस्तु से दर्पण के मध्य की दूरी के बराबर दूरी पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें याद रखिएगा कि सी ऑप्शन हो जाएगा, वस्तु से दर्पण के मध्य की दूरी के बराबर दूरी पर जो है समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मतलब समतल दर्पण अगर है तो जितना दूरी पर इधर आपका खड़ा अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उतना ही दूरी पर दर्पण में भी ऑब्जेक्ट उसका प्रतिबिंब बनाएगा। दर्पण में भी अगर यहाँ से कोई व्यक्ति दर्पण में अपना नाक सटा देता है तो प्रतिबिंब भी उसका नाक सटा देगा। मतलब जितना दूरी अगर 4 सेंटीमीटर है तो इधर भी 4 सेंटीमीटर, वस्तु से दर्पण के मध्य की दूरी के बराबर दूरी पर, मतलब अगर 4 सेंटीमीटर इधर तो 4 सेंटीमीटर इधर भी होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है क्या, प्रकाश किरण का दर्पण या किसी अन्य चमकीले सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से गया और उसी में टकराकर फिर वापस चला आया तो परावर्तन हो जाएगा। आगे कहता है, किसी लेंस के मुख्य फोकस बिंदु एवं प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को कहते हैं। किसी लेंस के मुख्य फोकस बिंदु एवं प्रकाशीय केंद्र के
बीच की दूरी को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, ये आपका कह रहा है कि लेंस है और लेंस मान लेते हैं कि फोकस जो है इधर मान लेते हैं फोकस एफ और एफ इधर भी होगा, तो किसी लेंस के मुख्य फोकस बिंदु एवं प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी, तो आप एफ और यहाँ से दूरी जो होगा तो फोकस और जो है प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझना है कि कह रहा है वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, तो जब 30 वक्रता तो एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर आर बाई टू। अब यहाँ पर त्रिज्या दे दिया है 30, तो फोकस दूरी क्या होगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कैमरे में किस प्रकार के लेंस उपयोग में लाए जाते हैं, याद रखिएगा उत्तल लेंस आपका जो होता है तो इसमें लाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, आकाश का रंग नीला प्रतीत जो होता है वो प्रकीर्णन के कारण आपका जो होते हैं सो आपका आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। चलिए आगे कहता है एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है, तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर पूछा जाएगा तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं रेगिस्तान में मृगमरीचिका दिखाई देना, पानी में पड़ी हुई जो है परखनली चमकीली दिखाई देना, परना हीरे का अत्यधिक चमकना, ये सभी हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन गलत हो गया है, इसमें इनमें से सभी हो जाएगा, सुधार लीजिएगा। यानी रेगिस्तान में मृगमरीचिका का मतलब होता है कि जब रोड पर गर्मी उर्मी के दिनों में ऐसे देखिएगा तो क्या होगा कि आपको दूर से दिखाई पड़ेगा कि लगेगा कि रोड पर जब धूप बहुत ज़्यादा रहेगा तो लगेगा कि पानी गिरा हुआ है, फिर वहाँ जाइएगा तो फिर आपका पानी नहीं रहेगा। इसी प्रकार रेगिस्तान में भी होता है कि उसको दूर से दिखाई पड़ता है कि रेगिस्तान में बालू जो है रेत है तो वहाँ लगेगा कि पानी के जैसा, तो वही जो होता है। तो रेगिस्तान में मृगमरीचिका ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। पानी में पड़ी हुई परी जो है परखनली चमकीली दिखाई देना, सी ऑप्शन हीरा का, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं जो ऑप्शन है इसको सुधार लीजिएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अवतल दर्पण है तो बताए थे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर वस्तु को रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, यानी वक्रता केंद्र पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है यदि किसी दर्पण को थीटा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 0 लिखा गया है, थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। यहाँ भी है थीटा से, यहाँ जो है बी ऑप्शन है 2 थीटा और सी ऑप्शन है थीटा बाई 2 से, इसमें याद रखिएगा। तो अगर दर्पण में जो है दर्पण को घुमाया जाता है थीटा कोण से तो इसका जो है 2 थीटा से वो आपका परावर्तित किरण घूमता है, इसका याद रखिएगा, बी ऑप्शन। आगे कहता है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है, वह कौन सा दर्पण होगा। तो याद रखिएगा कि इस प्रकार का जब रहेगा तो आप जानते हैं कि या तो एक समतल दर्पण हो सकता है या तो वो उत्तल दर्पण हो सकता है।
अवतल दर्पण में भी सीधा बनेगा, लेकिन सभी जगह रखेंगे तो सीधा नहीं, वो केवल एक ही कंडीशन में, जब फोकस और आपका कहाँ प्रकाशीय केंद्र के बीच जब रखा जाएगा वस्तु को, तभी उसका जो है सीधा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हमेशा जो है सदैव जो है सीधा प्रतिबिंब बनते हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है। तो जल का उपयोग करते हैं, इसमें याद रखिएगा मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग याद रखिएगा प्रिज्म की तरह कार्य करता है। उत्तल लेंस होता है दर्पण की तरह होता है नहीं, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि प्रिज्म की तरह कार्य करता है। एक लेंस की क्षमता 10 डाईऑप्टर है, उसका नाभियांतर क्या होगा। नाभियांतर कहने का मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका वही कह रहा है फोकस दूरी क्या होगा। तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है। अब यही फोकस दूरी पूछ रहा है, तो 1 यानी f बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/p। अब 1/p हो गया तो 1/10, 1/10 कहने का मतलब हो गया कि 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। अब इसी को अगर 0.1 मीटर और अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 है और इंटू में 100 कर देंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 10 मीटर दिया है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। तो हमें अभी बताए थे कि बिंब जो है फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर, सही बात है, लेंस के मुख्य फोकस पर अनंत पर। फोकस दूरी के दुगनी दूरी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। घुमा कर लिखा है फोकस, जानते हैं कि फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर जो होता है सो रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। चलिए आगे है प्रकाश के एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह, ये जब क्वेश्चन तो जानते हैं कि जब वो आती है तो अभिलंब की ओर क्या होता है, मुड़ जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों में को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। उसके बाद कह रहा है कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और अपवर्तित हो जाती है। अपवर्तित देखिए यहाँ गलती लिखा हुआ है, अपवर्तित हो जाती है। अब आगे कहता है यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, आपका बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है कि एक गोलीय दर्पण तथा एक पतले लेंस दोनों की ही फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दोनों ही संभवतः होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि एक गोलीय दर्पण के पतले लेंस दोनों की -15 सेंटीमीटर है, तब फोकस दूरी अगर दर्पण है तब क्या होगा, तो माइनस में होता है दर्पण का फोकस दूरी माइनस में, तो दर्पण भी माइनस में हो जाएगा। और उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस होता है अवतल लेंस का फोकस दूरी, यानी संभवतः दोनों जो होगा, एक गोलीय दर्पण तथा एक पतले लेंस दोनों जो है, ये लेंस यहाँ ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन केवल अवतल हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर जो है सो केवल क्या होगा कि अवतल या उत्तल या जो है किस प्रकार, मतलब जो है क्वेश्चन कह रहा है, तो आपका इसका आंसर जो तो दोनों अवतल हो जाएगा। ये लेंस काट दीजिएगा, लेंस नहीं होगा, अवतल हो जाएगा। अवतल दर्पण रहेगा और अवतल लेंस रहेगा। चलिए आगे कहता है प्रकाश के एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 और दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है, तो कहता है यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो साइन I बटे साइन R बराबर होता है n2 बटे n1। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। एक कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो अभी बताए थे समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, अभी बताए थे इसका। चलिए अनंत। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक लड़का समतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबवत खड़ा है। मतलब यहाँ एक जो है दर्पण है और बच्चा हुआ जो है सो यहाँ से यानी 100 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है वो खड़ा है और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। अच्छा, उस कह रहा है कि लंबवत खड़ा है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, मतलब एक दर्पण है के बीच की दूरी लंबवत खड़ा है। ये खड़ा यहाँ पर ऐसे लड़का है, यहाँ पर खड़ा है। अब यह खड़ा है तो दर्पण प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। तो एक चीज अभी बताए थे कि जितना दूरी पर इधर बनेगा 100 सेंटीमीटर, तो इधर प्रतिबिंब भी बनेगा 100 सेंटीमीटर। तो पूछेगा कि प्रतिबिंब से ये वस्तु लड़का के दूरी कितना है, तो 100 सेंटीमीटर इधर और 100 सेंटीमीटर इधर, तो आंसर हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। लेकिन पूछा जाएगा कि दर्पण से उसका दूरी कितना है, तो दर्पण से उसका 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखना है इसमें पूछ रहा है क्या, प्रतिबिंब से वस्तु का जो है दूरी पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है अभिसारी दर्पण है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बताए थे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो 32 का जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। आगे चलते हैं। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के परे, दर्पण और ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अवतल दर्पण है तो मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। मुख्य फोकस यहाँ जो है सो ये आपका जो है मान लिए कि क्या है, यहाँ पर फोकस है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ तो वस्तु अगर वस्तु यहाँ रखते हैं तब तो जो है किरण आपका इस रूप में जाएगा, तो इधर से आपका रिफ्लेक्ट। तो ये आपका अभी बताए थे और यहाँ कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा बन रहा है। तो बिंब से जो बड़ा बनेगा, इन्फिनिटी फोकस पर रखते थे तो इन्फिनिटी पर प्रतिबिंब बनता था, तो यहाँ रखेंगे तो वस्तु से इस साइड प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से क्या बनेगा, इधर चला जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आएगा और इसको आगे करके मिलाते जाएंगे तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वही। तो वस्तु से यानी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे। यानी ऑप्शन नंबर हमारा इसमें जो होगा वो सही ऑप्शन क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही कौन सा, तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखेंगे। चलिए डी नंबर ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अग्र मतलब बताए थे
कि वाहन के जो है अगर साइड मिरर में पूछेगा तो उत्तल दर्पण, और हेडलाइट पूछेगा यानी हेडलाइट उसी को कह सकते हैं अग्रदीप, तो अवतल दर्पण होता है। चलिए आगे चलते हैं। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। ये जो है सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाएगा, तो यह जो होगा सो आपका क्वेश्चन नंबर, इसमें जो है एक चीज ध्यान दीजिएगा कि उस दर्पण का नाम बताए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाएगा, अवतल दर्पण के रूपों में इसमें जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन होगा, कह रहा है निम्न में से कौन सा है, हाँ, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। तभी बताए थे कि दृष्टि क्षेत्र विस्तृत कहने का मतलब उत्तल दर्पण में सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनेगा, और छोटा जब प्रतिबिंब बनेगा तो उसका जो है दर्पण अगर रखेंगे, तो दर्पण अगर वहाँ रखेंगे तो उसमें जो है किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब आएगा उसको बहुत छोटा छोटा आएगा, तो मतलब बहुत ज़्यादा उसमें प्रतिबिंब, इसी के कारण वही कह रहा है दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा इसमें। आगे हो जाएगा हमारा सौर भट्ठी हो जाएगा भट्ठियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। लेंस सूत्र क्या होता है, तो आप जानते हैं 1/v - 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे कहता है कि कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अभिसारी लेंस कहता है तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। विशाल शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास, इसको ब्रैकेट में कर दो, होता है। ये मैग्नीफाइंग ग्लास जो होते हैं सो क्या चीज़ का आपका कहता है, वही कि विशाल शीशा जो होता है वो क्या होता है, उसी का नाम होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, तो उत्तल लेंस होते हैं। आगे कहता है किस प्रकार का लेंस वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो अभी बताए थे कि बड़ा प्रतिबिंब जब कहेगा बनाने के बाद कि किस प्रकार के लेंस वस्तु वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। एक चीज इसमें याद रखिएगा कि वास्तविक, इसमें भी छठा केसेस में जो होगा उत्तल लेंस में सो होगा आपका होगा। अवतल लेंस में हमेशा जो बनेगा वो आभासी और सीधा ही बनेगा। उत्तल अवतल उत्तल अवतल, ये ऑप्शन ध्यान गलत हो गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। यानी ऑप्शन आपका जो है आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो इसको याद रखिएगा आप लोग कि छोटा अक्षर है तो उसको देखने के लिए आपको क्या चाहिए, बड़ा करके देखना है। तो यह जो होगा सो इसमें आप ऑप्शन याद रखिएगा कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विरल माध्यम, क्वेश्चन है विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा, विरल माध्यम में जो है सो सघन माध्यम की अपेक्षा चाल क्या होता है प्रकाश का, तो अधिक होता है। कैसे सर, तो अभी बताए कि विरल और सघन, सघन घन मतलब घना, घना है मतलब जैसे पानी है नीचे, इधर जो है सो मान लिया जाए कि पानी है और इधर जो है सो हवा है। अब इधर से कोई व्यक्ति दौड़ा हुआ आ रहा है और दौड़ते हुए इस पानी में प्रवेश किया, तो जब पानी में प्रवेश किया
तो जितना रफ्तार इधर से उस व्यक्ति का हो रहा था, क्या वही रफ्तार पानी में रहेगा? कम जाएगा। और जब कम गया तो मतलब ई जो है सो क्या है? सघन। ऐसे अब विरल और सघन कैसे मानते हैं? तो विरल जो होता है जिसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, दोनों मीडियम को देखना है, जिसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा वो विरल माध्यम, और जो आपका जिसमें प्रकाश की चाल कम होगा उसके अपेक्षा तो वो सघन माध्यम। ऐसे जैसे यहाँ विरल माध्यम जैसे हवा, तो 3 × 10⁻⁴ क्या है? 8 मीटर पर सेकेंड होता है। और इसका जो है पानी है, तो पानी में जो है सो क्या होगा? बताए थे कि 2.25 और जो है 2 × 10⁻⁸ जो है 8 मीटर पर सेकेंड होता है। कांच में 2.25 मीटर पर सेकेंड, तो इससे एक कम है, तो ई हो गया सघन। पानी हो गया सो सघन माध्यम, और यहाँ जो है हवा हो गया क्या? विरल माध्यम। तो इधर से जब दौड़ते हुए आएंगे तो पानी में प्रवेश करेंगे तो स्पीड क्या होगा? कम जाएगा, यानी घना है। तो इसलिए वही कह रहा है, विरल माध्यम की अपेक्षा, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होगी? तो अधिक होगा। आगे कहता है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। बता चुके हैं क्लास में। आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट कहता है, किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ को हो तो इसे कहते हैं। किसी ठोस में कह रहा है कि उभरा हुआ, बाहर 2 गो जो है तो उभरा हुआ ऐसे और ऐसे, और ये जो है दोनों, तो ये क्या होगा? कैसा लेंस का निर्माण करेगा? तो उत्तल लेंस का निर्माण करेगा। 45 का बी हो जाएगा ऑप्शन। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है? तो बताए हैं कि लेंस है तो एक फोकस इधर होते हैं F1, एक F2, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 ए हो जाएगा, यानी 2 गो मुख्य फोकस होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए आगे कहता है क्वेश्चन कि कई लेंसों से बने एकल लेंस को उपयोगिता है। इसमें याद रखिएगा कि बहुत सारे लेंस को जोड़कर एक जो है बनाया जाता है, जिसको सूक्ष्मदर्शी के लिए, सूक्ष्मदर्शी में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डाईऑप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। बताए थे डाईऑप्टर जो होता है तो उस लेंस की क्षमता है जिसकी मात्रक 1 मीटर होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 याद रखना है। अगर हवा में प्रकाश का वेग c है तथा एक माध्यम में प्रकाश का वेग v है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान होगा। याद रखिएगा, इसको हम बता चुके हैं क्लास में, c/v होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए मेरे दोस्तों, इस प्रकार अपना आकलन करके कमेंट में हमको बताइएगा कि कितना किनका नंबर आया है, 50 में कितना आया है, कमेंट में हमको बताइएगा। एक न्यू इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे देता हूँ कि आपका एक इन्फॉर्मेशन है कि जिनको भी मैथ और साइंस का क्लास करना है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। मैथ और साइंस का क्लास, जो कि जानते हैं आप लोग कि मेरा क्लास जो चलता है वो नवादा में चलता है। नवादा में न्यू एरिया हनुमान नगर में जो है जो क्लास होते हैं, वहाँ 1 अप्रैल से क्लास 10 का न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें मैथ और साइंस पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। जिनको जिनको 1 अप्रैल से आकर जुड़ना है वो आकर पढ़ सकते हैं, और वहाँ पर विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। आने के बाद न्यू एरिया हनुमान नगर डॉक्टर निरंजन बाबू के मकान में आइएगा हनुमान नगर। तो वहाँ पर आने के बाद इस नंबर पर हमसे कॉल कर लीजिएगा। अगर जिनको नहीं पता है तो कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं।
8969871097। और जब आइएगा बैच में तो आप वहाँ पर आकर देखिएगा कि किस तरह पढ़ाया जाता है। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। इसी प्रकार का वीडियो मैं अगले बार से भी लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।